आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। आज के इस खास शुमारे में हमने दावत दी है डॉक्टर एजाज नायक। ही इज अ डेंटल स्पेशलिस्ट एंड ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। डॉक्टर एजाज नायक ने अपनी जो तालीम के बाद मुख्तलिफ जो इनका मेडिसिनल सफ़र रहा वो J&K और बाकी कंट्री के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे रहा, और उसके बाद इन्होंने US से भी ट्रेनिंग्स ली, और उसके बाद ये वापस आके यहाँ पे एक प्राइवेट सेटअप को इन्होंने क्रिएट किया। और डॉक्टर साहब, आज आप इस सेटअप को आगे ले रहे हैं, इस मिशन को आगे ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो क्या है आपका, व्हाट इज़ योर मिशन टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेशली इन साउथ कश्मीर? देखिए, असल में क्योंकि मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत कमज़ोर है। तो जब हमने ये कश्मीर क्लिनिक्स अनंतनाग में शुरू किया, हमने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत कमियाँ होती है उसको ज़रा हम हाई लेवल में ले जाएं, हम लोगों को वो चीज़ दे दें जो बाकी जगहों पे मैसर नहीं है। इसलिए हमने से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और इक्विपमेंट वाइज जो है हमने बहुत ज़्यादा उस पर खर्च किया है। तो डेंटल का जो हमारा डिपार्टमेंट है, स्पेशलिस्ट जो माने जाते हैं, तो वो सारे के सारे मासवा एक के यहाँ काम करते हैं, और जो भी पेशेंट आता है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको वही स्पेशलिस्ट ट्रीट करता है। तो हमारा मकसद ये है कि एक ही फ्लोर में हम हर किस्म का ट्रीटमेंट मैसर रखेंगे पेशेंट को, और ये अफोर्डेबल रहे। यानी इस जगह पे जो ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट जो है वो बाकी जगहों के बराबर या उससे कम, उससे हम ज़्यादा नहीं लेंगे। बल्कि हमने ये भी रखा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हमें अचानक मिले, ट्रॉमा पेशेंट या कोई इस तरह इंजरी पेशेंट, या कोई अचानक कोई गरीब हो जिसके पास इस तरह नहीं हो, उसको हमने ये रखा कि उसको हम फ्री भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मुद्दा मकसद था कि हम हाई क्वालिटी एक तो प्रोवाइड करें लोगों को, दूसरा हर एक स्पेशलिस्ट यहाँ अवेलेबल रहे उनके लिए। आपने यहाँ से तालीम हासिल करके और फिर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आपने ट्रेनिंग्स ली, और उसके बाद आप US भी चले गए। तो अपने सफ़र के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को, जब आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने BDS यहाँ से किया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से। उसके बाद मैंने MDS किया ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो ये 2007 to 10 थे हम। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। रजिस्ट्रारशिप के बाद मैं एक फ़ेलोशिप मुझे मिली है, इंटरनेशनल फ़ेलोशिप, वो मैक्सिको सिटी में। तो वो मैक्सिको सिटी बहुत ही पॉपुलेटेड, सेकंड पॉपुलेटेड सिटी इन वर्ल्ड है। तो वहाँ लोमस वेटिस एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे ट्रामा की फेलोशिप मिली, और मैंने ट्रामा में वहाँ फेलोशिप की, जो फेशियल ट्रामा। वैसे मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है हम ट्रामा जानते हैं, लेकिन वहाँ और ज़्यादा एक्सपर्टाइज मुझे मिली, मुझे मौका मिला बड़े रिनाउंड सर्जन के साथ काम करने का। और उसके बाद मैं वापस लौटा, क्योंकि वो एक किस्म की सेंक्शन ली हुई थी मुझे। तो वापस आकर के फिर मुझे दोबारा इंटरनेशनल फेलोशिप मिली है स्विट्ज़रलैंड में, स्टडी मेथोडोलॉजी। ये 2014 में चला गया मैं स्विट्ज़रलैंड। तो मुल्क का तमाम दुनिया में एक मशहूर इंस्टीट्यूट है AO फाउंडेशन। अच्छा। तो वो स्विट्ज़रलैंड में बाज़ल में भी है और ज़ुरिक में उसका सेंटर है। बाज़ल में खास उनका एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर बोन फ्रैक्चर जो होते हैं, या जो हमारे पास फेस में जो बोन्स होते हैं जिन्हें उनका फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम प्लेटिंग करते हैं, या ऑर्थोपेडिक्स में डिपार्टमेंट में देखेंगे वो सिंथेसिस जो है वहाँ पर है उसका। बाज़ल उसको बोलते हैं, वो हम बाज़ल बोलते हैं, बाज़ल सिटी में है वो, ये डावोस में। तो मैंने बाज़ल में भी काम किया और डावोस में भी मैंने काम किया। तो उसके बाद मैं वापस आ गया, लेकिन बहरहाल बाज़ वजूहात की वजह से मैंने फिर 2022 में मैंने VRS ले लिया। मैंने गवर्नमेंट से रुखसती ले ली परमानेंटली। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना एक प्राइवेट सेटअप हम ऐसा इस्टेब्लिश करेंगे। तो हम फिर कुछ डॉक्टर मिल के हमने यहाँ अनंतनाग में सोचा, क्योंकि श्रीनगर में सारे लोग शुरू करते हैं, हमने सोचा क्यों ना हम श्रीनगर से बाहर निकलेंगे। तो ये मुद्दा था कि उनको हम कंट्री लेवल का, जो हाईएस्ट लेवल का इक्विपमेंट के हिसाब से, एक्सपर्टाइज के हिसाब से हम उनको दे दें। इसलिए यहाँ हर एक डिपार्टमेंट देखेंगे आप कश्मीर क्लिनिक्स में, डेंटल के अलावा भी है, यहाँ है वो सबसे अच्छे डिपार्टमेंट है, सोफिस्टिकेटेड है, उनमें कंसर्न स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। अच्छा। तो इसलिए जो डेंटल का भी हमने जो बनाया, हमने उसको मैंने मॉडर्नाइज
जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से हमने बनाया। मसलन वहाँ आप फिटिंग देखेंगे अंडरग्राउंड है, कोई पाइप बाहर नहीं है, बाकी चीज़ आप देखेंगे उसको। और फिर स्पेशलिस्ट मैंने अवेलेबल रखे, एक पेशेंट आएगा अगर उसको जो है ज़रूरत है मसलन रूट कनाल की, तो उसको रूट कनाल स्पेशलिस्ट ही काम करेगा, उस पर रूट कनाल करेगा, जिसको एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं। अगर बच्चा आ जाता है तो उसको वही बच्चों का जो स्पेशलिस्ट है डेंटल, जिसको पीडियोडोंटिस्ट बोलते हैं, वो ट्रीट करेगा। अगर किसी को डेंचर की ज़रूरत है या ब्रिज की ज़रूरत है तो उसको प्रोस्थोडोंटिस्ट ट्रीट करेगा। अगर किसी को एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है या सर्जरी की ज़रूरत है तो मैक्सिमल सर्जन हम 3 हैं, और हम इम्प्लांट्स भी करते हैं यहाँ। तो इसमें जो सबसे टॉप ब्रांड मैक्सिमल सर्जन जो कश्मीर में है वो मेरे क्लिनिक में काम करते हैं, तो वो मौजूद है। तो इसके अलावा ब्रेसेस के लिए अलग डॉक्टर है, ब्रेसेस का भी डॉक्टर आता है। तो ये मुद्दा ये था कि एक ही फ्लोर में हम क्यों ना हम अलग अलग स्पेशलिस्ट हम रखेंगे, पेशेंट को एक फ़ायदा हो जाएगा, उसी ट्रीटमेंट में उसी चार्जेस में उनको एक स्पेशलिस्ट काम करेगा। तो ये हमारा मदद था कि जिस तरह हमारा यूरोप में, अमेरिका में, चूँकि मैंने देखा वहाँ अलग अलग स्पेशलिस्ट ट्रीट करते पेशेंट को, वहाँ वो क्रॉस नहीं करते। तो वही मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरह यहाँ हम पर कर ले। अब सेटअप तो आ गया, अब ये जो डेंटल हाइजीन की अगर बात करें तो डेंटल हाइजीन यहाँ पे अगर वेस्ट की बात करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है, और पीपल आर वेरी कॉशियस अबाउट डेंटल हाइजीन। तो यहाँ की अगर बात करें तो कैसा आपको लग रहा है कि क्या किस नौइयत के पेशेंट आते हैं, और किस नौइयत की यहाँ पे दांतों की जो बीमारियाँ हैं वो किस नौइयत की है? असल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अवेयर नहीं हैं बाज़ चीज़ के बारे में। मसलन एक इंसान जब खाता है तो उसके बाद उसको दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मसलन अगर हम नहाएंगे नहीं कुछ दिन तो एक मैल जमा हो जाती है जिसम पर। इसी तरह दांतों में अगर आप खाएंगे तो वो जना ग़िज़ा ये जमा हो जाती है। अगर उसको आप ब्रश नहीं करेंगे तो फिर वो उधर ही रहता है, उसमें एक किस्म का फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है बैक्टीरियल डिजीज़ का। मसलन अगर आप खा लेते हैं उसके बाद आप कुछ अर्से के बाद ही इसको ब्रश कर लेंगे तो फिर सफाई हो जाती है, तो आपको डिजीज़ का कम चांसेस है। उसके बाद भी बाज़ डिजीज़ हेरिडिटी बेस्ड होती है, डिजीज़ हो जाती है, लेकिन बहुत हद तक इसकी कमी हो जाती है। और दूसरी और एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ब्रश करते हैं लोग, उनका वो तरीका और टेक्निक भी गलत होता है। तरीका किस तरह गलत है? मसलन हम अक्सर आप लोग देखेंगे जब सुबह जागते हैं तो फिर वो सुबह ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर वो ब्रश नहीं करते हैं, फिर लंच भी करेंगे ब्रश नहीं करेंगे, फिर शाम को डिनर करेंगे ब्रश नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप अगर ये देखेंगे 24 आवर्स में आपके दांतों पे कितने देर तक ग़िज़ा रहा, ये तकरीबन 24 आवर्स से रहता है, लेस देन फ्यू मिनट्स जो आपने सुबह उठ के जो ब्रश किया। इसको थोड़ा सा रिवर्स करना है, मैं बताऊंगा ये अगर आप लोग सुन लें अच्छी तरह से। मसलन उनको इस तरह आदत बना लें, शाम को डिनर के बाद ब्रश कर लें, आधे घंटे के बाद या साथ ही कर लें। इसके ये बहुत ज़रूरी है शाम का ब्रश। इनको रात भर दांत साफ रहता है, सुबह फिर नाश्ते से पहले ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका दांत साफ है, कुली कर सकते हैं। अगर उनको मन कहता है कि ब्रश कर लें, हल्का सा ब्रश कर सकते हैं, फिर नाश्ते के बाद दोबारा ब्रश कर लें, उनको लंच तक दांत ठीक रहेंगे। अगर उनको आप लंच में जो है ना वो कहीं ड्यूटी है, कुदरती बात है ब्रश साफ नहीं होता, अगर कुली अच्छा करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि शाम को वो डिनर के बाद दोबारा ब्रश करने वाले हैं। तो आपको इस तरह 2/3 से ज़्यादा टाइम के लिए आपके दांत साफ रहते हैं। थोड़ा सा उसको रिवर्स करना, नाश्ते के बाद ऑलवेज याद रख लें आफ्टर मील्स ब्रश, आफ्टर मील्स, रिमेंबर इट, नॉट बिफोर मील्स। बिफोर मील्स योर चॉइस, आफ्टर मील्स आप डिनर करते हैं उसके बाद ब्रश कर लें, अगर आप लंच करते हैं इसके बाद ब्रश कर लें, नाश्ता करते ब्रश करते। लंच में आप चूँकि मुश्किल है, आप ड्यूटी पर है, बिल्कुल, और नाश्ते के बाद और डिनर के बाद याद रख लें, और फिर बहुत हद तक आपकी डिजीज जो है वो कम हो जाएगी। हमने यहाँ पे देखा कि टूथ एक्सट्रैक्शन बहुत कॉमन प्रैक्टिस रही थी कुछ साल पहले। अभी वो बाज़ाब्ता एग्जामिन होता है, अदरवाइज कोई भी कोएक्स भी होते थे, सड़कों पे भी लोग होते थे वो भी दांत निकालते थे। तो इस प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हो? और टूथ एक्सट्रैक्शन जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस से ही इसको अंजाम देना है, तो क्या लगता है उस जीवन में आपको? मेरा ख्याल है कि कुछ सालों से अब ये प्रैक्टिस बंद हो गई। ज़्यादा लोग जहाँ जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट कर लीजिए, बचा लीजिए। मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है तो जिससे दांत बचाए भी जा सकता है। मतलब अगर रूट भी मौजूद होगा, रूट पर भी हम दूसरा दांत बना सकते हैं, पोस्ट कोर उसको बोलते हैं। तो ये दांत निकालने का जो सिलसिला है ये काफ़ी हद तक रुक गया है, और आप देखेंगे अक्सर लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि दांत निकालने का ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन चूंकि यहाँ गवर्नमेंट
सेक्टर में ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन वो रेशो जो है वो लैकिंग है। मसलन पॉपुलेशन वर्सेस डॉक्टर्स रेशो, पॉपुलेशन वर्सेस डेंटिस्ट रेशो बहुत कम है यहाँ, हाँ। जो स्टेट्स में है या अर्बन कंट्री में उसके हिसाब से बहुत कम है, ये रिक्रूटमेंट नहीं होती। अब जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग आते हैं तो उनका भी मसला रहता है कि पेशेंट अवेयर नहीं है। हाँ। तो इसलिए अगर जो है इस तरफ तवज्जो दी जाए कि लोग जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक ठाक डॉक्टरों को रिक्रूट किया जाए तो वहाँ जो बेचारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट में, तो ये सिलसिला और ज़्यादा रुकेगा। तो बाद में प्राइवेट सेक्टर साथ का साथ चलता है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर अच्छी तरह से उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो है उसका फ़ायदा हो जाएगा लोग। डॉक्टर साहब, आपकी खुद की भी एक्सपीरियंसेस रही, आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर से आपने वहाँ पे काम भी किया, वहाँ से पढ़े भी, और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में आ गए। आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे होना, और उसके बाद उस ज़िमन में जो गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे वो भी कितना लोड जो है उसमें आ सकता है, तो उसके बारे में बताएं। बहुत डिफरेंट है। देखें, मैं बताऊंगा, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। मसलन एक डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट जो है, वो 50 पेशेंट देखता है या 100 पेशेंट देखता है। अब देखें क्या होता है। आप देखें यहाँ कश्मीर में हेपेटाइटिस का जो है ना बहुत ज़्यादा रुझान है, हेपेटाइटिस काफ़ी हद तक लोगों में फैल गया है। हाँ। उसकी एक वजह ये भी रही है, इसमें बाद स्टडीज़ भी हुई है, मैं ये ऐसी बात नहीं कहता हूँ हवा में, कि हेपेटाइटिस फैलने में इस बात का भी असर रहा कि बाज़ क्लिनिक्स पे या बाज़ अस्पतालों में ऑटोक्लेविंग का जो है ना ख्याल नहीं रखा जाता। मसलन हाँ। अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना इसको अच्छी तरह से ऑटोक्लेव नहीं करेंगे, स्टरलाइज नहीं करेंगे, और वो दूसरे पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर उस बंदे को कोई भी डिजीज़ है, वो मसलन हेपेटाइटिस, ये फैल जाता है। तो अब एक डॉक्टर 100 पेशेंट देखता है, उसके पास क्या उतने 100 किट्स है कम से कम, जो उसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक मिरर प्रोब वगैरह, तो ताकि वो देख सके। अगर वो 50, अगर 100 नहीं है, 50 से अवेलेबल है, जब तक वो 50 को देखता है फिर 50 और ऑटोक्लेव हो जाते हैं, यहाँ 20-25 ही है। तो इस बात को देखना पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे हॉस्पिटल में, उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे डेंटल क्लिनिक पे जो उनको डिपार्टमेंट्स है उसमें सफिशिएंट डायग्नोस्टिक, जिसमें हम चेकअप करते हैं क्या मौजूद है। अगर 100 पेशेंट का वहाँ रेशो है, 50 भी हों, तो नेक्स्ट 50 को, तब तक वो 25 को ऑटोक्लेव करेंगे जब तक उन 25 को देखेंगे। एक बात तो ये है। लेकिन चूंकि प्राइवेट क्लिनिक में उतना ज़्यादा रश नहीं होता है वहाँ, अब देखें मेरे क्लिनिक में देखेंगे, मेरे पास अच्छी तरह से एक ऑटोक्लेव का सिस्टम, बल्कि मैंने बहुत बड़ा कमरा ऑटोक्लेव के लिए रखा। हमारे पास जब तक पैकिंग हो जाती है इंस्ट्रूमेंट की, उसके बाद ऑटोक्लेव हो जाता है, बल्कि मेरा मिरर प्रो भी ऑटोक्लेव होता है, जो उसको हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। बल्कि कॉटन और गॉज भी मैं ऑटोक्लेव अलग अलग होता है, वो जो फिलिंग करनी हो या कोई सर्जरी करनी हो, मेरा हर इंस्ट्रूमेंट और हर जो रिलेटेड इसमें चीज़ है जो ज़रूरत है वो ऑटोक्लेव होता है। आजकल हमने ये भी देखा कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस मार्केट में ये भी है कि जो छोटे छोटे क्लिनिक्स आए हैं तो एक एक दांत पे बहुत सारे एक्सरेज किए जाते हैं। तो कितना सर्टिफाइड है, कितना ज़रूरी है कि हम कितने एक्सरेज कर सकते हैं किसी भी दांत के? आप मुंह में डाल के मशीन, जो भी आपकी सोफिस्टिकेटेड मशीन है उसको करते हैं, तो इज इट साइंटिफिकली वायबल और दिस इज जस्ट द प्रैक्टिस? देखिए, ये जो डेंटल एक्सरे, इसका ज़्यादा वो जो रेज होते हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक रेज नहीं जो नॉर्मल एक्सरे जो है, चेस्ट एक्सरे या बाकी एक्सरे जो करते हैं उसका काफ़ी कम है। लेकिन अननेसेसरली एक्सरे करना भी ज़रूरी नहीं। मसलन अगर डॉक्टर ने देखा कि इस दांत में इस प्रॉब्लम है, उसी सेगमेंट में वो एक्सरे कर दे, तो कहीं और दूसरा और एक एक्सरे भी है ऑर्थोपेंडोग्राम। अगर एक ऑर्थोपेंडोग्राम करेंगे हमें एक ही एक्सरे लेना पड़ेगा, तो उसमें हमें सब नजर आएगा कि इस दांत में कुछ प्रॉब्लम। अगर किसी और दांत में प्रॉब्लम है उसका हम अलग एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन रूटीनली ज़्यादा एक्सरे करना ये वैसे अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्सरेज बहरहाल उस जिस्म के लिए ठीक नहीं है। उसके भी अपने नताइज है। अगरचे डेंटल एक्सरे उतना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बहरहाल अगर कसरत से किया जाए तो ये भी खतरनाक है। अच्छा, बच्चों की अगर बात करें तो जो हमारे पीडियाट्रिक्स है, तो उसमें भी जब बच्चों को दांत आते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं, तो क्या एक डेंटिस्ट उसको वहीं से एडवाइस कर सकता है? कि कभी कभार हमने देखा कि बच्चों को दांत उल्टे आ जाते हैं या उनको फिर वो ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, तो उनको वो एडवाइस कर सकते हैं वहाँ से? एक बात ज़रूरी है जो जानना यहाँ हर एक के लिए ज़रूरी है कि हर एक का चेकअप जो है 6 महीने के बाद करना चाहिए। 6 महीने में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है मुँह में। मसला अगर आप बच्चों का या बड़ों का, खासकर बच्चों का, जो बच्चे होते हैं हमें उनको पूरा सेट जो इरेप्ट हो जाता है, तो उनको चेकअप करने की हर 6 महीने के बाद जरूर, जब पूरे दांत
जो मिल्क टीथ है वो जो इरप्ट हो जाएंगे, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ बोतल फेड है, आज माएँ ज़्यादा दूध नहीं पिलाती हैं, बोतल से पिलाती हैं। रैम्पेंट कैरीज हो जाता है, बज़ औक़ात उनके मुंह में जो दूध रहता है फिर वो पेसिफायर बहुत ज़्यादा यूज़ या होता है आज। और वो चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ का इस्तेमाल भी होता है। और एक बात है कि बच्चा जब शाम को दूध पीता है, बोतल से पिएगा या माँ से पिएगा, वो उधर ही सो जाता है, उसके मुंह में वो जो ना दूध रहता है उसमें प्यूरिफिकेशन, उसमें बैक्टीरियल का एक एक्टिविटी शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो भी माएँ देखें कि अगर जब बच्चा दूध पिए उसके बाद जो सो जाता है, कॉटन से थोड़ा सा इनको साफ कर लें। दांतों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे कि आपके विजडम टीथ है या आपके कुछ जो शार्प टीथ होते हैं, तो इनका डिफरेंटली कैसे ख्याल रखा जा सकता है? अगर विजडम टीथ एक पर्टिकुलर उम्र में ये उभर के आते हैं, तो क्या उसका ख्याल रखना चाहिए कि मेरा निकला नहीं निकला? तो उसमें कभी कभार आपके यहाँ फीवर भी होता है, बाकी सब चीज़ें भी होती है, तो उसका कैसे ख्याल रखा जाए? नॉर्मली 12 साल तक उम्र में टीथ सेट जो है ना हमारे आ जाते हैं। 28 टीथ, हाँ। 28 जो एक्चुअली एक्लोजन के लिए ज़रूरी है। हाँ हाँ और जो विजडम टूथ है ये डिले हो जाता है, ये अक्सर देखा गया है कि ये अब बंद हो जाता है, बिकॉज अब वो अलग स्टडी है, खैर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो कसरत से पॉपुलेशन पाई जाती है उनमें ये बंद हो जाता है, इसको हम इम्पैक्शन बोलते हैं हाँ हाँ जो हमारे टर्मिनोलॉजी में। तो अगर ये इम्पैक्शन है तो उसको किसी भी टाइम फिर निकालना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर देखता है कि इसका एंगल क्या है, निकालने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो चीज़ है। इसलिए मैंने कहा पहले कि 6 महीने के बाद अगर आप चेकअप करेंगे, डॉक्टर साहब अगर आप उस जगह एक्सरे करेंगे, वो देखें विजडम टूथ समटाइम्स एब्सेंट भी होता है। हाँ। अगर एब्सेंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है लेकिन इसका एंगल गलत है हाँ। तो उनको पहले बता देगा कि इस उम्र में आपको शायद ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, आपका जो सेटअप है साउथ कश्मीर में है, और ख़ास तौर से यहाँ पे अनंतनाग और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है, तो आप कैसे रीच आउट करते हैं अपने यहाँ पे इलाका जात में? कुछ आपके यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर पर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या फैसिलिटीज़ रख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, चूँकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि अगर बाज़ पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके पास कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो मैंने रखा कि हम तो ये नहीं कि हम मजबूर करेंगे, हम उनको किसी हद तक कंसेशन भी दे देंगे और ट्रीटमेंट में काफ़ी कमी करेंगे हम पैसे ज़्यादा, अगर वो गरीब है। लेकिन दूसरी बात है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा सेटअप बड़ा है, तो ऑनवर्ड्स हम कोशिश करेंगे कैंप्स लगाने की, फ्री चेकअप कैंप्स करके करेंगे, हम विलेज लेवल पे करेंगे या बाहर स्कूलों में करेंगे, उसका एक फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर बाज़ औक़ात हमारे पास कोई पेशेंट आएगा जिसको मसलन हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, वो कहेगा कि मेरा अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो अगर वाकई वो गरीब है तो दैन वी कैन कंसिडर, ऐसी बात नहीं कि हम उसको कहेंगे नहीं जी आप हमारे पास नहीं आ सकते, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं उनके लिए भी, अगर कोई ऐसा है। So that was Dr. Ejaz Naik, a dental specialist, who was giving us an overview how he has started this whole process and how he is reaching out to his population in South Kashmir, and also trying to give state-of-the-art services at his hospital, Kashmir Clinic South. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ थैंक यू वेरी मच टाइम गुजारा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।